मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसके पास दो पत्नियां होंगी, किसका एक विवाह होगा और किसका बहुविवाह होगा। इस आज के युग में पता नहीं लोगों को क्या हो गया कि जहां देखो वहां डिवोर्स, तलाक। क्या पहले के जमाने में लोग शादियां होती थी लेकिन तलाक इतने नहीं होते थे। कारण यह है, पहले के जमाने में कुंडली मिलाई भी नहीं जाती थी। शायद जिनका मन जैसे हुआ वैसे शादी कर लिया। लेकिन तलाक की प्रक्रिया, डिवोर्स की प्रक्रिया जितनी आज के युग में है उतना पहले नहीं थी। कारण ये था, हमसे लोग पूछते भी हैं कि पंडित जी, पहले तो हम लोग बड़े बुजुर्ग आते हैं बेटों की कुंडली मिलवाने, तो कहते हैं पंडित जी पहले के जमाने में हम लोगों की तो कुंडलियां मिलाई नहीं गई, अच्छे बच्चे हुए, अच्छी लाइफ चल रही है। इन बच्चों को क्या हो गया, जिधर देखो उधर डिवोर्स। तो हमने भी कई ग्रंथ पढ़े, कई शास्त्र पढ़े, उसमें मुझे ये मिला कि पहले का जमाना अब का जमाना में बहुत अंतर है। पहले एक पिता अपने पुत्री की शादी करता था और वो कह देता था कि बेटी अब तुम्हारा सब कुछ अपना ससुराल ही है, सुख मिले दुख मिले चाहे जैसे भी हो, तुम्हें तुम्हारे पति ही तुम्हारे परमेश्वर हैं, तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारी देवता हैं, अब वही तुम्हारा घर है और अब यहाँ से तुम्हारा संबंध केवल आने जाने का रहेगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारा वही है। अब आज के जमाने में क्या है कि जितना पढ़ी लिखी, जितने कैरियर वाली पति है उतना ही पढ़ी लिखी पत्नी है। सबका अपना स्वाभिमान हो गया, अपने सबके उसी में ईगो छिपा रहता है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, परिवार और बढ़िया चलना चाहिए, दाम्पत्य जीवन और सुखमय होना चाहिए, लेकिन वो दाम्पत्य जीवन और दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। असंतोष है लोगों में, कारण कि पति पत्नी के दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, एक दूसरे की भावना को लोग समझते नहीं हैं। घर चलाने वाला पहले पति होता था, पति जो कहता आज ये बनेगा तो हाँ, पत्नी तो वो बनेगा। लेकिन आज के ज़माने में पति कहता है कि आज ये बनेगा, पत्नी कहती ना मैं नहीं बनाऊंगी, आज ये बनेगा। तो ये हर घर की कहानी है। और तुमसे मैं कम कमाती हूँ या तुमसे मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, ये सारी चीज़ें डिवोर्स का कारण बन रही हैं। छोटी छोटी बातों में पत्नियाँ अपने मायके वालों को फ़ोन करती, माता पिता को परेशान करती। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब एक तो फ़ोन नहीं थे, कोई कांटेक्ट करने का साधन नहीं था। पिता कभी साल 6 महीने में आया, भाई कभी साल 6 महीने में आया, तो उसने कुछ कह दिया, बात शांत हो गई। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा अधिकांश कब होगा। जैसे मान लीजिए, ये जो भी मैं बताऊंगा फल दीपिका में से लिखा हुआ है, अपने मन से मेरी हिम्मत नहीं है कुछ बताने की। जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बताऊंगा आपको। ये काल पुरुष की कुंडली बन गई। अगर सप्तमेश इसमें क्या है, शुक्र जी हैं, तुला राशि है और तुला के मालिक शुक्र जी होते हैं। शुक्र जी यदि मान लीजिए इसमें तो शुक्र
सप्तमेश भी है, और शुक्र जो है हस्बैंड वाइफ को चलाने का कारक भी है, वैवाहिक जीवन के चलाने का कारक भी है। जिनका शुक्र, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, और प्रैक्टिकल मैंने किया, बहुत सारे लोग आते भी हैं। जिनका शुक्र सप्तमेश के साथ है उनकी तो भैया लाइफ बड़ी अच्छी है, लेकिन उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। मेन चीज पकड़िए शुक्र को। शुक्र हमारा कहाँ बैठा है? शादी विवाह को चलाने वाला लगन कुंडली में शुक्र होता है, नवांश कुंडली में बृहस्पति होता है, और चतुर्थेश होता है। शुक्र देखिए कहाँ बैठे हैं। अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो भी उस शादी में टेंशन है, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए सूर्य देखिए लगन में या सप्तम में है, ये मैं प्रैक्टिकली बात अपनी बता रहा हूं। मैंने हजारों कुंडलियां देखा और इसका प्रैक्टिकल भी किया। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, अगर उनका शुक्र, अगर उनका सूर्य, पहले सूर्य को लेते हैं, सूर्य अगर मान लीजिए लगन में है या सप्तम में है, तो निश्चित है, बगैर कहे ही आप समझ लो कि इनकी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चलेगा, या इस समय भी ठीक नहीं है। क्योंकि सूर्य क्रूर होता है, राजा होता है। जिसके लगन में सूर्य बैठ जाए, अगर सूर्य अच्छे हैं, त्रिकोण घर के मालिक हैं, केंद्र के मालिक हैं, तो सूर्य अच्छे हो गए। और बैठना कहाँ इनका अच्छा है? 3, 6, 10, 11 में। लगन में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता वैवाहिक जीवन में। लेकिन और तरक्की के बारे में, नौकरी के बारे में तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सूर्य आपका किसी से पीड़ित नहीं हुआ, तो ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैंने हजारों कुंडलियां देख करके उसका रिजल्ट पाया है। नौकरी के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, अगर सूर्य केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के लगन में बैठे हैं, तो आपको समझ लीजिए कि नौकरी अवश्य मिलेगी आपका। हाँ, एक चीज, अगर लगन में सूर्य है, साथ में बुध भी है, तो वो व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होता है। शुभ बृहस्पति की दृष्टि है, और अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो नौकरी के बारे में और विवाह के बारे में, दोनों के बारे में बड़ी अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, शुक्र मान लीजिए अगर 3, 6, अगर शुक्र, हाँ 3 में भी, 3, 6, 8 और 12 या 11 में भी शुक्र है, तो वैवाहिक मामले में वो ठीक नहीं होता। अगर मान लीजिए सप्तमेश 6, 8, 12 में बैठे हैं तो भी अच्छा नहीं है। सप्तमेश अगर तृतीय भाव में बैठे हैं तो भी अच्छा नहीं है। अब कुछ शास्त्रीय ढंग से मैं आपको बता रहा हूं, जो फलदीपिका में लिखा हुआ है वो आप देखिए। यदि लगन में पाप ग्रह बैठे हो तो दूसरा विवाह होता है। फलदीपिका में मंत्रेश्वर जी कहते हैं, ये 20वां अध्याय है, मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर लगन में पाप ग्रह बैठे हैं
तो दूसरा विवाह होने की संभावना होती है। दूसरा नियम देखिए, यदि मंगल और शुक्र एक साथ दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में बैठे हैं तो शुक्र कमजोर, अगर शुक्र कमजोर है तो द्वितीय विवाह होता है। मंगल और शुक्र कुंडली में मैंने अपने अनुभव से भी पाया है कि अगर मंगल शुक्र की युति है तो वो चरित्र के बारे में बहुत अच्छा नहीं होता। यहां मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगा कि किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र अगर एक जगह बैठे हैं या मंगल और शुक्र की राशि परिवर्तन है, मंगल की राशि में शुक्र बैठा है, शुक्र की राशि में मंगल बैठा है, तो भी अच्छा नहीं है। चरित्र के मामले में बहुत मजबूत वो नहीं है। तो कहते हैं कि मंगल शुक्र अगर 1, 2, 4, 7, 8 और 12 भाव में बैठे हैं तो वो दूसरे विवाह की तरफ इशारा करते हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो, अगर शुक्र मजबूत है तो दूसरा विवाह नहीं होगा। मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठने पे मांगलिक दोष भी करते हैं, दूसरे विवाह की तरफ इशारा करते हैं, दाम्पत्य जीवन पीड़ित के तरफ इशारा करते हैं मित्रों। इसलिए कहा गया है कि मांगलिक लड़के या लड़की का विवाह मांगलिक लड़के या लड़की से ही करना चाहिए। बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिनका कुंडली मिलान नहीं हुआ, कुंडली और विवाह के बाद वो पछता रहे हैं कि मेरी लाइफ, विचार नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तरह तरह की बातें। इसलिए कुंडली मिलाना आवश्यक है। पहले का समय छोड़ दीजिए। अब यदि कुंडली नहीं मिलती, संजोग है कि दोनों अच्छे मिल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुंडली से पता चलता है कि आगे भविष्य इनका कैसा रहेगा। तीसरा नियम, यदि बृहस्पति दूसरे घर में हो और जन्म कुंडली में एक से अधिक विवाह का योग हो तो दूसरा विवाह प्रौढ़ अवस्था के बाद होता है। प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था कब होती है? 50 साल पे। कहते हैं, मंतेश्वर जी कहते हैं कि अगर ये सारे योग हों, सप्तमेश 6, 8, 12 में हो, शुक्र भी 3, 6, 8, 12 में हो, या शुक्र शनि से पीड़ित हो या मंगल से पीड़ित हो, और संयोग से यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में है तो विवाह तो होगा दूसरा, लेकिन कब होगा? वो प्रौढ़ अवस्था में होगा, 45-50 साल के बाद होगा। बुढ़ापे में विवाह लोग करते हैं। अगला नियम क्या है? यदि शनि दूसरे घर में हो और राहु 7वें घर में हो तो 2 विवाह होते हैं। कई कुंडलियां मेरे पास आई, लोग कहते पंडित जी बताइए, एक का तो तलाक हो गया, अब मेरे में दूसरा विवाह है कि या नहीं? तो देखिए, लगन कुंडली में शनि अगर दूसरे घर में है और राहु अगर 7वें घर में है तो 2 विवाह आपका पक्का है। जिसकी कुंडली में ऐसा योग है उसकी कुंडली में 2 विवाह हैं, क्योंकि दूसरा विवाह, दूसरा घर परिवार का होता है और 7वां घर विवाह का होता है। दोनों घर में पाप ग्रह हैं, शनि दूसरे घर में और राहु 7वें घर में। ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। अगला देखिए, यदि सप्तम में बुध हो तो पर स्त्री में आसक्त होते हैं। जिस पुरुष की कुंडली में सप्तम में बुध जी हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, फलदेविका में लिखा गया है कि ऐसे पुरुष दूसरे स्त्री में आसक्त रहते हैं, अपनी स्त्री में उनका प्रेम
भावना नहीं रहती। ये देख करके किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं कि हमारे पति के तो बुध बैठा है, उसमें भी कई नियम पाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें देख करके अपने घर में कलह करने की जरूरत नहीं है। केवल बुध बैठने से शास्त्रों में जो लिखा है वो तो ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। बुध बैठ गया उसका मतलब है कि पति चरित्रहीन नहीं होता। हाँ, होता है यदि वो शनि से दृष्ट हो गया तो वो न्यूट्रल माना जाता है। बुध और शनि दोनों नपुंसक माने जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति नपुंसक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें भी मंगल की दृष्टि पड़ गई, थोड़ा सा बल दे देते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ गई, थोड़ी ताकत दे देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे योग हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अगर बुध सप्तम घर में बैठा है तो वो व्यक्ति दूसरे पर स्त्री में आसक्त रहता है। अगला देखिए, सातवें में राहु हो तो जातक बहुत ही निपुण होता है, क्योंकि सातवां घर विवाह को छोड़ दीजिए तो वो व्यवसाय का भी होता है, रोजगार का भी होता है। जातक अगर जिसके घर में सातवें में राहु है वो अपनी नौकरी में जिस क्षेत्र में रहेंगे वो निपुण करते हैं। राहु बहुत अच्छे भी ग्रह हैं। लोग डर जाते हैं कि खराब है, खराब तो हैं लेकिन इनमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। बगर राहु जितने भी राजनेता हैं उनसे आप देखिए पंचम नवम में जरूर राहु का संबंध है, मजबूत करते हैं कैरियर को। इसी प्रकार से सप्तम में राहु है तो वो व्यक्ति अपने काम धाम में बहुत ही निपुण होता है। 14वां देखिए, सातवें घर में केतु हो तो जातक पत्नी धूर्ता होता है। देखिए शास्त्रों में क्या क्या लिखते हैं मंत्रेश्वर जी, अगर सातवें में केतु बैठा है तो वो पत्नी से धूर्ता करता है, पत्नी को धोखा देता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन भाइयों और बहनों, इस प्रकार से शास्त्रों की बात मान करके ये बातें कई बहुत दिनों पहले लिखी गई, लेकिन आज का समय परिवेश काल पात्र के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से चेंज हो गए। केतु बहुत अच्छे ग्रह हैं, पति को धर्म की तरफ ले जाते हैं। कुंडली में बृहस्पति और केतु जिनका 12वें से संपर्क बना रहे हैं, 12वें घर से, उनका ये अंतिम जन्म होता है। ये भी शास्त्रों में लिखा है। राहु तो मान लीजिए मलच्छ हैं, लेकिन केतु धर्म के प्रवक्ता भी हैं। अगर बृहस्पति से संबंध केतु का बनता है और सातवें में जिसके घर में केतु बैठा है वो बिजनेस करेगा लेकिन धर्म से कार्य करेगा। शास्त्रों में लिखा है कि वो केतु पति धूर्ता होता है। अंशतः सही भी है, लेकिन अगर वो शुभ ग्रह से दृष्टि है तो धूर्ता नहीं बनेगा, धर्म की तरफ जाएगा। अगर वो पाप ग्रह से दृष्टि है तो वो पत्नी को धोखा देने वाला मिलेगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को आप देखते रहिए। मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि इसको समाज में भेजना चाहिए, लोग ज्योतिष के तरफ लोगों का ध्यान जाए, लोग जागरूक हों, अच्छे या बुरे की पहचान हो,
तो ऐसी वीडियो मैं बना देता हूँ मित्रों। मेरे वीडियो बनाने का और जितनी भी वीडियो मैंने बनाया है सब शास्त्रों से लिया गया है, सब मैंने उतारा। ये जो मैंने आपको बताई है कि ये फलदेविका में लिखा हुआ है, 20वें अध्याय में मंत्रेश्वर जी ने लिखा है। तो नमस्कार, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।